गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेपीएससी जेट झारखंड पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहली बार यूजीसी नेट जून 2025 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल यहाँ पर लिए गए हैं। ये 2025 में पूछा हुआ पेपर है, 25 जून शिफ्ट 1, और ये जनरल पेपर के लिए पीवाईक्यू दिखाने का और करने का बहुत ही बेनिफिट होता है साथियों। आपको क्वेश्चन किन सेक्शन से आते हैं, किस तरह के सेक्शन आते हैं, किस टॉपिक से बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन का लेवल, अपना जो आपका तैयारी का स्तर है कितना इंप्रूव करना है, कितना सही चल रहा है, ये पता चलता है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन में अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों, आउट ऑफ 50 अगर 30 कर लेते हैं तो मान के चलिए तैयारी आपकी बहुत शानदार है। यहाँ पर जो पेपर पूछे जाते हैं साथियों, जो रेशियो, परसेंटेज या फिर आपका जो टेबल से संबंधित सवाल दिया जाता है जिसमें रेशियो, परसेंटेज, वृद्धि ये सब निकालना रहता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन इजी आप इजीली कर पाओगे। मैं पिछले संडे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आया था, तो उसमें आप लोग बोल रहे थे इस तरह के सवाल पूछे ही नहीं जाते। मैं दिखा रहा हूँ, इसीलिए दिखाने के लिए ही वीडियो लेकर के आया हूँ कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले आपको इजी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और जाते हैं उनको दिखाते हैं, उसके बाद ये जो मुश्किल थोड़े सवाल हैं इनको करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आपको जानने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। हम लोग मैथ वाला क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। पहले देखें यहाँ पर, देखिए कितना इजी सवाल पूछा गया। आप लोग बोलते हो पूछा ही नहीं जाता है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, अनुभवजन्य अधिगम में शिक्षक की भूमिका की नहीं हो सकती। अब अधिगम करना है, सीखना है, लर्निंग करना है अनुभवजन्य, अनुभव के आधार पे, तो शिक्षक का रोल क्या होगा? तो शिक्षक का रोल तो हमेशा शिक्षक का ही होता है। परामर्शदाता मेंटोर होते हैं, अनुशिक्षक ट्यूटर भी होते हैं। देखिए शिक्षक जो है एक व्यक्ति है साथियों, ये कभी भी प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी का रूप या भूमिका रोल प्ले नहीं कर सकता है। सो ऑप्शन यहाँ पर 4 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर साथियों। देखिए किस तरह के सवाल, निम्नलिखित में से किसे स्व उत्पन्न प्रतिपुष्टि नहीं माना जाता? स्व उत्पन्न, सेल्फ, खुद से प्रतिपुष्टि उत्पन्न होती है। तो खुद से पूर्व दर्शन करना, प्रारंभ से अगर अवलोकन कर रहे हैं तो स्व उत्पन्न होगा, पर्यवेक्षण कर रहे हैं इसमें भी होगा, पूर्व दर्शन में भी होगा। आश्वासन जो होता है बाहरी फैक्टर के द्वारा दिया जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा। कोई शिक्षक आपको आश्वासन दे दिया या फिर कोई टीचर दे दिया, कोई भी हो सकता है, तो इससे जो है स्व उत्पन्न प्रतिपुष्टि, ये आश्वासन नहीं है, दूसरों के द्वारा, बराह कारकों के द्वारा दिया जाता है। अभी देखिए ब्लूम ये जो टेक्सोनॉमी है, इससे मैं बार बार बोलता हूँ, इससे बार बार सवाल आते हैं, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसको यहाँ पर क्या बोला है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के स्तर को संज्ञानात्मक क्षेत्र के सबसे जो नीचे वाला क्रम है, क्रम से ऊपर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित कीजिए, स्मरण करना हो जाता है, मेमोराइजेशन हो जाता है, फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उसके बाद में फिर आपका एवोल्यूशन हो जाता है, प्रयोग में लाना होता है, उसके बाद में विश्लेषण होता है, उसके बाद में फिर मूल्यांकन होता है। तो ये आपका होता है यहाँ पर करेक्ट आंसर, और सेकंड वाला हो जाएगा। आप लोग कीजिए, ज़रूर कीजिए साथ में, और पूरा देखिए ताकि सारे टॉपिक्स आपको पता चलेंगे किन किन सेक्शन से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपके कॉन्फिडेंस जो हैं बिल्डअप होंगे, आप खुद रियलाइज़ कर पाओगे कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, कितना स्कोर कर पाएंगे अगर इस लेवल का पेपर रहा तो। हालांकि पेपर इससे थोड़ा सा ईजी रहने वाला है, तो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हमें तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को आकलन का साधन माना जाता है। आकलन जो होता है असेसमेंट होता है। असेसमेंट और आपका एवोल्यूशन दोनों अलग अलग है। मूल्यांकन नैरो सेंस में, असेसमेंट में ही समा जाता है आपका एवोल्यूशन, ये ब्रॉड सेंस में यूज किया जाता है। अब असेसमेंट में देखिए टेस्ट, एग्जाम्स, है ना, क्वेश्चन तो यही होंगे, टेस्ट में ही होंगे। उसके बाद में सर्वांगीण विकास हेतु पूरा का पूरा पक्ष, पांचों पक्ष जितने भी हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, तार्किक पक्ष, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सभी को आकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है साथियों। और क्या कमियां हैं उनको भी दूर किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। तो देखिए टेस्ट इसमें तो होता है, परीक्षाएं, निर्देशन भी होता है, निर्देशन नहीं होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर टेस्ट, परीक्षाएं, वर्कशीट, प्रश्नोत्तरी, निर्देशन इसमें नहीं होता है। देखिए यहाँ पर अगला सवाल, 2 सवाल जो है मूवीज से पूछ लिए हैं कि कौन सी मूवी कब आई, कितना कमाई किया, इस तरह के भी सवाल। रीजनिंग वाले क्वेश्चन बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। अधिगम उद्देश्यों की प्रति छात्रों की गहन अभिवृत्ति को प्रोत्साहित करना। तो प्रोत्साहित कैसे करेंगे? अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गहन अभिवृत्ति जो है, एप्टीट्यूड है, उसको मोटिवेट करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्यक्रम विस्तार परिप्रेक्ष्य के कार्य डिजाइन तक पहुँचा जाना चाहिए, तभी तो होगा प्रोत्साहन।
आगे देखें, संकलनात्मक और निर्माणात्मक आकलन। देखिए आकलन से, मूल्यांकन से सवाल हमेशा आते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ लेना है। छात्रों के अभिप्रेरण के लिए विविध प्रकार के आकलन करने चाहिए। प्रतिपुष्टियों को संवाद रूप में सुनकर बनाना, आकलन प्रथाओं के भीतर ही प्रतिपुष्टि शामिल की जानी चाहिए। कुछ व्यक्तिगत छात्र निवेश को शामिल करना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर छात्रों का स्वामित्व की अधिक भावना। शोध नहीं है, शोध रिसर्च का यहाँ पर अनुसंधान जो है, डेफिनेशन पूछ लिया है। शोध ज्ञान के उन्नयन के उद्देश्य के लिए किसी परिघटना की सावधानी पूर्वक व विस्तृत जांच है, बिल्कुल सही बात है। या सामान्य सिद्धांत निगमित करने के उद्देश्य हेतु समस्या के अध्ययन के लिए व्यवस्थित और वस्तुपरक प्रयास है, बिल्कुल सही है। शोध सहज बुद्धि ज्ञान पर आधारित होता है, लोगों के संचित अनुभव विश्वास पर आधारित, बिल्कुल नहीं। अनुभव और विश्वास पर ये आधारित नहीं होता है साथियों, ये साक्ष्यों पर आधारित होता है। जो कंक्लूजन, जो रिजल्ट होते हैं उस पर आधारित होता है, ना कि अनुभव विश्वास पर। तो यहाँ पर गलत कौन हो जाएगा? तीसरा वाला यहाँ पर शोध नहीं। बाकी समस्या समाधान हेतु तो ये होता ही है। वैज्ञानिक प्रेक्षण निम्न में से किस पर आधारित होता है? वैज्ञानिक प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, तो देखिए किस पर आधारित होता है? सत्यापन योग्य साक्ष्य अथवा उदाहरण योग्य सबूत का व्यवस्थीकरण निकाय करते हैं। इसमें अनुभव, पूर्वाग्रह, जन विश्वास से तो काम चलेगा नहीं, रिसर्च। आगे देखिए, यहाँ से आपका एक सवाल हमेशा रहता है सहप्रसरण से, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं, ये मैथ्स का सेक्शन है, तो यहाँ पर सवाल कर ही देते हैं तुरंत से। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, सहप्रसरण। सहप्रसरण का जो फार्मूला होता है साथियों, ये होता है आपका सहप्रसरण। अगर दो समुच्चय हैं एक्स वाई का निकाल रहे हैं, तो ये होता है आर। आर जिसको कहते हैं हम लोग, आर कहते हैं सहसंबंध गुणांक, गुना होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन x का गुना स्टैंडर्ड डेविएशन y का। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। अगर यहाँ पर हम पहला का निकालें, आरोही क्रम में निकालना है तो सबको तो कैलकुलेट करना होगा भाई। तो यहाँ पर कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? सहसंबंध अगर हम a के लिए निकालें फॉर a, तो यहाँ पर r कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है, इंटू 8 दिया हुआ है, इंटू 10 दिया हुआ है। पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 खत्म हो जाएगा, 8 पचे 40 होगा। उसी तरह b का निकालेंगे 4/7 इंटू 7 इंटू 9, 7 7 कैंसिल होगा, 4 9 36 हो जाएगा। उसी तरह इसका भी सी डी का सबका निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा सी का 42 मिलेगा और डी का मिलेगा आपका 38। फिर इसी को आपको क्या करना है? आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे छोटा कौन है आपका? बी वाला है, 36 है। उसके बाद में बी के बाद में आपका हो जाएगा डी 40, उसके बाद में ए, उसके बाद में आपका सबसे बड़ा सी वाला है 42। तो ये हो जाएगा आपका BDAC 3 वाला। सॉल्व कर लीजिएगा और ये फार्मूला नोट जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए, प्राक कल्पना रचना हेतु मानदंड है। प्राक कल्पना, कल्पना हेतु मानदंड क्या होगा साथियों? इसे केवल एक मामले का वर्णन करना चाहिए, केवल एक मामले का वर्णन से काम चलेगा। इसे अनेक मामलों का वर्णन करना चाहिए। इसे उन चरों को निर्दिष्ट करना चाहिए जिनके बीच संबंध स्थापित किए जाने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ACDE, ACDE। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिद्धांत है, अवधारणाएं हैं, उनके अर्थ यहाँ पर मिलान करना है। कितना इजी है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पर सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है साथियों? यह एक व्यवस्थित ढंग से अंतर संबंधित प्रस्थापनाओं का समुच्चय है जो किसी पर घटना तथ्य को व्याख्यायित या अनुमानित करता है। तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। इसका डेफिनेशन है निदर्श या प्रतिरूप का मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पर निदर्श यहाँ पर है, आप डायरेक्ट इसको मैच कर सकते हैं। सर्वेक्षण में क्या करते हैं? सर्वेक्षण में हम डेटा का संग्रहण करने का ये तकनीक है सर्वेक्षण। निदर्शन प्रतिरूपण क्या है साथियों? निदर्शन और प्रतिरूपण। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, एक हमने मिस्टेक करा है। यहाँ पर निदर्श जो है ये यहाँ पर होगा, सिद्धांत बाकी यहाँ, सर्वेक्षण यहाँ, और ये वाला हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हमने सवाल आपको पढ़ाया हुआ है। जब कोई व्यक्ति स्वयं से बात करता है अथवा निद्रावस्था में सोच अथवा स्वप्न देख रहा होता है तो इस प्रकार का संचार निम्न रूप से जाना जाता है। कम्युनिकेशन में हमने सारे टाइप्स बताए। जब कोई खुद से बात करता है, सेल्फ टॉक करता है या चिंतन मनन करता है साथियों एकांत में, तो ये आपका होता है अंतःवैयक्तिक। और अंतःवैयक्तिक को इंग्लिश में इंट्रापर्सनल कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और अंतःवैयक्तिक दूसरों से बात करते हैं तो कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंग्लिश में थोड़े से वर्ड्स जो हैं ऊपर नीचे हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, याद रखिएगा। अंतःवैयक्तिक जब बात करेंगे खुद से, अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल होता है, दूसरों से बात करेंगे तो अंतर्वैयक्तिक। चलिए आगे देखेंगे।
यदि प्रेषक ने विचार, सोच अथवा संदेश का समुचित रूप से निरूपण नहीं किया है तो यह संचार में अवरोध बन सकता है। यह अवरोध किस स्तर पर हो सकता है? देखिए बिल्कुल सही बात है, और ये सवाल हमने कराया था। आप लोग बोल रहे थे इस तरह के सवाल आता नहीं है। बाधा, कम्युनिकेशन में बाधा बन रहा है, तो ये किस स्तर का बाधा बन रहा है? कोई प्रेषक है, स्पीकर है, अपनी बातों को रख रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, और अपना संदेश को समुचित रूप से निरूपण नहीं कर पा रहा है, तो ये संकेतक के स्तर पर यहाँ पर बाधा बन रहा है। आगे देखिए, 28 फरवरी 2025 की स्थिति अनुसार निम्न भारतीय फिल्मों में से उच्चतम से न्यूनतम आय करने वाली फिल्मों का सही क्रम। उच्चतम से न्यूनतम, अब ये तो देख लीजिए, मूवी वगैरह देखते हैं तो आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा, यहाँ पर पहले हो जाएगा दंगल, फिर आपका बाहुबली 2, इससे फिर आगे आ जाएगा आपका पुष्पा 2, फिर आपका RRR, RRR, उसके बाद में फिर आपका हो जाएगा KGF चैप्टर 2, KGF। देखिए, तो इस तरह के सवाल, और एक सवाल है मूवी से ही है, देख लेते हैं अभी। निम्न में से कौन सा मीडिया संगठन, मीडिया से सवाल है। देखिए, भारत के समाचार पत्र पंजीयक, ये तो मीडिया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, फैशन है तो ये तो मीडिया का रोल प्ले नहीं करेगा। आगे देख लीजिए, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ये भी नहीं है। ये मास कम्युनिकेशन का यूनिवर्सिटी, ये तो होगा ही। भारतीय प्रेस परिषद, यानी कि यहाँ पर A, C और E तो आपका लग रहा है करेक्ट। A, C और D, ये तो अच्छा, ये स्कूल है, स्कूल है, ACD हो जाएगा यहाँ पर, ये स्कूल है, संगठन नहीं। चलिए आगे देखिए, यह यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर देखिए साथियों, मुगले आजम, शोले, बॉबी, मैंने प्यार किया, मिलान करना है जल्दी से आपको। मुगले आजम 1960, ये तो वैसे भी मार सकते हैं तुक्का लगा के कि सबसे पहले मूवी पुराना कौन है, तो मार सकते हैं, ये पहला का ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर शोले, शोले हो जाएगा 1973, बॉबी आपका हो जाएगा 1975, और सबसे बाद में मैंने प्यार किया। तो देखिए, ये कॉमन सेंस वाला भी है, अगर याद नहीं है तो भी चलेगा। देखिए, रीजनिंग का सवाल देख लीजिए, 3 से 12, 36, 144 बढ़ रहा है पैटर्न। किस तरह से बढ़ रहा है? 3 से 12, यानी कि 3 चौके 12, 12 या 36, यानी कि गुना 4 गुना 3 का पैटर्न है। तो यहाँ कितना गुना होगा? फिर आगे 4, फिर आगे 3, फिर आगे 4। चेक कर लीजिए सबको, हम डायरेक्ट यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ 4 गुना होना चाहिए, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 1 17, 1728 होना चाहिए, जबकि 1738। तो ये गलत आपका यहाँ पर संख्या दिया हुआ है। आगे देख लें। अब यहाँ पर देखिए, जर्मनी को लिखा गया है यहाँ पर 7, 9, 20, 15, 3, 16, इस तरह से फ्रांस को लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया है, जी का पोजीशन 7 होता है, इसमें +2 करके 9 लिखा गया है। ई का पोजीशन 5 होता है, +2 करके लिखा गया है। सब में लेटर में +2 करके लिखा गया है। फ्रांस को क्या लिखा गया? एफ देखिए 6th पोजीशन पे आता है, 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। आर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें और खोजना नहीं है, सीधे 20 लिखेंगे। उसके बाद में ए भी लिखा हुआ है यहाँ, ए का देखिए, ए का 3 एक में आता है, तो तीसरे पोजीशन पे 2 बढ़ा करके, तो 8, 20, 3, देखिए यहाँ पर तीसरे में है। सॉल्व कर लीजिएगा पूरा। इतने इजी सवाल, ये मैथ का सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से हमेशा पूछा जाता है, दूरी चाल से एक सवाल पूछा जाता है। तो इस सवाल को लास्ट में करते हैं, पहले बाकी सवाल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कथन, निष्कर्ष, तर्क, वितर्क से भी सवाल। कथन में कौन सा तर्क दोष विद्यमान है? मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि गर्भपात को गैर कानूनी बनाने में आपको कुछ अनैतिक नहीं लगेगा, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए सहानुभूतिपूर्ण महसूस करने की आपकी क्षमता आमतौर पर बहुत सीमित है। आत्मदोष, आत्माश्रय दोष नहीं है, व्यक्ति पर आघात ये होगा। दूसरा वाला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक दृष्टि से समान है? एक समान है, इसका वेन डायग्राम भी बनाया जा सकता है। कोई साबुन लेखन उपकरण नहीं, सभी साबुन लेखन गैर लेखन उपकरण नहीं है। कोई भी गैर लेखन उपकरण साबुन नहीं होता, कोई भी लेखन उपकरण साबुन नहीं होता। तो इस तरह के सवाल आप इजीली कर पाओगे, उम्मीद करते हैं। A, B, D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिगप्तियाँ इस प्रकार संबंधित है कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकती? हालांकि वे दोनों सत्य हो सकती, दोनों सत्य हो सकती हैं लेकिन असत्य नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ कविताएं कलाकृतियाँ होती हैं, ये है। सभी कविताएं कलाकृतियाँ होती हैं, कुछ कलाकृतियाँ हैं तो सभी हो सकती हैं। आगे देखिए यहाँ पर, कुछ कविताएं कलाकृतियाँ नहीं, हाँ कुछ कविताएं कलाकृतियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ ही कविताएं कलाकृतियाँ हैं। यहाँ पर
ए और सी जो है यहाँ पर संबंध स्थापित कर रहे हैं, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लें। निम्नलिखित पद को बढ़ते वस्तुत्व के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कीजिए जल्दी से। यहाँ पर पहले हो जाएगा आपका शतरंज, फिर बोर्ड गेम्स, फिर इंडोर गेम्स, फिर आपका हो जाएगा खेलकूद। आगे देखिए। विश्व एक परिणाम है और इसलिए इसका फलोत्पादक बौद्धिक कारण होना चाहिए। यह फलोत्पादक और बौद्धिक कारण ईश्वर है। इस युक्ति में प्राचीन भारतीय तर्कशास्त्र मत के अनुसार ज्ञान के किस साधन का प्रयोग किया गया है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, मौखिक सत्ता। तो यहाँ पर जो है ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है साथियों, विश्व परिणाम है, रिजल्ट ठीक बात है, लेकिन ईश्वर का कॉन्सेप्ट जो है पूरा यहाँ पर अनुमान पर ही आधारित है। तो अनुसार ज्ञान का किस साधन का प्रयोग किया गया है? अनुमान का। आगे देखिए। रिक्त स्थान है में सूचना प्रदान करने वाला प्रत्येक उपकरण कंप्यूटर में प्रत्येक अन्य उपकरणों से जुड़ा होता है। अब देखिए, सूचना प्रदान करने वाला, यहाँ से भी टोपोलॉजी से एक सवाल रहता है, तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको देख लेना है। मेश टोपोलॉजी में साथियों प्रत्येक उपकरण कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक अन्य उपकरण से जुड़ा होता है। मेश टोपोलॉजी में सभी जो होते हैं उपकरण जुड़े होते हैं मेश के जैसा। स्टार में ये स्टार का शेप बनाता है, बस में ये सीरियल वाइज जुड़े होते हैं, रिंग में रिंग का बनाता है स्ट्रक्चर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? यहाँ पर गलत कर दीजिएगा आप लोग। वेब ब्राउज़र ओपेरा, सफारी, फायरफॉक्स हैं, गूगल नहीं है। क्रोम जो है आपका वेब ब्राउज़र होता है, गूगल नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर ए से डी तक शब्दों के अनुक्रम की पहचान कीजिए जिनसे निम्नलिखित पैराग्राफ में रिक्त स्थानों को सही रूप से भरा जा सकता है। हमारे पास पैराग्राफ हैं और इस तरह के सवाल आपको दिए जाएंगे और यहाँ जो विकल्प हैं इनको यहाँ पर आपको चुन करके भरना है, कौन कहाँ फिट होगा। किसी टैग में एकत्रित सूचनाओं को पढ़ने और प्राप्त करने के लिए रेडियो, तो रेडियो आइडेंटिफिकेशन, तो रेडियो का क्या होता है? कौन रेडियो किसका आइडेंटिफिकेशन करता है साथियों? फ्रीक्वेंसी का, सबका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। उसके बाद में सिस्टम में रेडियो वेव्स का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कई मीटर से पढ़ा जा सकता है। यह जो होता है आपका टैग का भंडारण परक्रम करने के लिए माइक्रोचिप से बना होता है। माइक्रोचिप से बना होता है डेटा को प्राप्त करने और प्रेषित करने के लिए एंटीना। तो डेटा को प्राप्त कैसे करता है और भेजता कैसे, रिसीव करता है और भेजता कैसे, एंटीना लगा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा आपका तीसरा वाला विकल्प हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चेक करूँ? ठीक। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्म हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ब्राउजिंग जानकारी का भंडारण करने के लिए कुकीज़ का प्रयोग किया जाता है। सैंडबॉक्स को ढूंढना मालवेयर पहचान करने की पद्धति है। HTTP में HTTPS से बेहतर सुरक्षा है। ट्रोजन एक एंटीवायरस है। अब देख लीजिए यहाँ पर 34 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर केवल B और C यहाँ पर सही है। मिलान करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। MICR, इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन है? MICR, इंग्लिश में देखें तो और अच्छा लगेगा आपको। MICR। MICR जो है रीडिंग द नंबर फाउंड ऑन अ बैंक चेक। चलिए OCR अभी एप्लीकेशन वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं, ये फुल फॉर्म से है। OCR क्या करता है? रीडिंग द कार नंबर प्लेट्स। OMR क्या है साथियों? OMR जो है आपका रीडिंग मार्क रीडिंग यूजिंग पेंसिल और पेन ऑन अ स्पेशली प्रिंटेड पेपर। बार कोड रीडर क्या करता है? कैप्चरिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन का कैप्चर करता है सो दैट इट कैन बी एडेड टू द कस्टमर परचेज टोटल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर मानव शिशुओं में ब्लू बेबी रोग मेथेमोग्लोबिया का प्रारंभ से लेकर अंतिम तक का सही क्रम क्या है? स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का यहाँ पर क्रम, सही क्रम। सबसे पहले क्या होता है? प्रदूषण, नाइट्रेट प्रदूषित जल का उपयोग किया जाता है और इसके उपयोग से क्या होता है साथियों?
इसके उपयोग से मानव शरीर में सूक्ष्म जीवों का नाइट्रेट आयरन का नाइट्रस आयनस के रूप में रूपांतरण हो जाता है। उसके बाद में नाइट्रस आयन द्वारा हीमोग्लोबिन में देखिए Fe2 Fe3 का आयंस का ऑक्सीकरण हो जाता है। उसके बाद में मैथेमोग्लोबिन नामक असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। देखिए कॉमन सेंस का भी यूज करके बना सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक को हटाने के लिए ताप विद्युत संयंत्रों में स्थिर वैद्युत अवक्षेन का प्रयोग किया जाता है? 37। तो इसमें फ्लाई एस का यूज किया जाता है। देखिए फिर से मिलान करना है सूची 1 सूची 2। यहाँ पर जल प्रदूषण के प्रकार हैं और ये उदाहरण हैं। एजेंट रोज जंग कर्मक एजेंट, तो इसके उदाहरण कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 38 ये हो जाएगा कॉलीफॉर्म जीवाणु बैक्टीरिया। ऑक्सीजन उपभोगकारी अपशिष्ट यहाँ पर हैं जल या पर्यायवास में जंतु और पौधे। पादप पोषक हो जाएगा यहाँ पर आपका फास्फोरस के लिए पादप पोषक है। प्रलंबित कण सस्पेंडेड सॉलिड, ये चिकनी मिट्टी के परिष्कृत कण होते हैं। फिर से मिलाना है। देखिए अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस हैं जल को साफ करने के लिए प्रोसेस किए जाते हैं अपशिष्ट जल को। इधर विवरण है। ओजोनीकरण में क्या होता है? ओजोनीकरण में क्या होता है साथियों? ओजोनीकरण में विसंक्रमण होता है। वातन में आपका होता है लौह व मैग्नीज की अधिकता को हटाने के लिए। उर्णन जो होता है ये अत्यधिक लघु कणों को एक साथ गुच्छ करने के लिए। स्क्रीनिंग होता है बड़े ठोस को हटाने के लिए। तो यहाँ पर 39 का आपका पहला वाला हो जाएगा। निम्न में U-235 विखंडन, अच्छा यूरेनियम का विखंडन होता है तो सही यहाँ पर अनुपात का सही वर्धमान क्रम क्या है? यूरेनियम, ये तो आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा BADC। भारत में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए कौन से 4 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? अब ये थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज कर सकते हैं, हालांकि इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था यूजीसी ने। पहुंच, सुगम्य, प्राधिकार, समता, समानता, ये तो ठीक है। उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता, सुगम्यता और निःशुल्कता पर आधारित होना चाहिए। सुगमता, समता, उत्तरदायित्व, समानता, आकलन, समानता, वहनीय, शोध उन्मुख, ये चारों के चारों जो हैं साथियों यहाँ पर विकल्प सही हैं और उस तरह का यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है, इसीलिए इसको ड्रॉप कर लिया गया था। ये चारों के चारों जो है मार्गदर्शक सिद्धांत है उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए। यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म, और ये सारे फुल फॉर्म हमने दे दिए हैं आपको पीडीएफ में ऑलरेडी दे दिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है फुल फॉर्म AICTE का। चलिए 42 है ना, 42 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और ये हमने पिछले क्लास में ही पढ़ाया है, जस्ट पिछले क्लास के थ्योरी क्लास में ही। प्रभावी अधिगम वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटकों AE को सही क्रम में लगाइए। प्रभावी अधिगम इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? ध्यान से देखिए और आंसर मार्क कीजिए आप लोग। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला, समुचित पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद में संलग्नतापूर्ण शिक्षण शास्त्र होना चाहिए। सतत निर्माणात्मक आकलन होना चाहिए। उसके बाद में छात्रों का पर्याप्त समर्थन मिलना चाहिए। फिर उपयुक्त संसाधन और आधारभूत ढांचा प्रदान करना चाहिए। ये AE को सही क्रम में हम लोग सजा दिए हैं। आगे देखते हैं हम लोग जल्दी से। बुद्ध काल में मठों के साथ कौन से शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे? वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, ये चारों। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय नहीं था, तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर सूची 1 से 2 को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 45 है। संकारा किससे संबंधित है साथियों? संकारा संबंधित है वेदांत सूत्र और भगवत गीता से। वहीं रामानुज किससे संबंधित है? ये बीज गणित, देखिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं सेंस का यूज करके। वेदापति संबंधित है आपके बिहार की बोली से। भास्कर आपका वेदांत सूत्र से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे जो है कंप्रीहेंशन दिया रहता है, इसको बड़े ही प्यार से समझना है, पढ़ना है। 46 से 50 तक क्वेश्चन रहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में है। जो हिंदी मीडियम वाले वो आराम से हिंदी में पढ़िए, देख उसको पढ़ना है आराम से, और इसी से संबंधित जो है आपके सवाल दिए जाते हैं। तो ईजिली आप सवाल को क्या कर सकते हो,
पूंजीवादी व्यवस्था पक्षपातपूर्ण है, बिल्कुल है। उत्पाद के साधनों पर अधिकतम नियंत्रण निम्न में से किसके अधीन होता है? तो ये पढ़ेंगे, उसके बाद कर लेंगे। पूंजीवाद पर ये लेख लिखा था, आसानी से कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं मैथ वाले सेक्शन में। अब जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स के, उन फार्मूलाज को और उस तरह के सवाल जरूर प्रैक्टिस करना है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से, और उसके बाद में कार्य क्षमता, परसेंटेज वगैरह, रेशियो वगैरह से ही बेसिक सवाल रहते हैं, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव रहते हैं। यहाँ सवाल देखिए, किसी योजना में 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 7% के साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 8,000 पर अर्जित ब्याज, इसी योजना में 5 वर्ष के लिए उसे ब्याज दर पर निवेश की गई अन्य धनराशि P पर अर्जित ब्याज। देखिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अर्जित ब्याज का आधा है, जो यानी कि दूसरे बार जो लगाया जाएगा धनराशि, उसमें जितना अर्जित ब्याज होगा उसका आधा होगा। तो धनराशि क्या है ये बताना है। तो 2 बार यहाँ पर निवेश हो रहा है, 2 साल है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला निवेश का बात करते हैं तो इसमें हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें देखिए कितना है आपका, मूलधन 8,000 है, दर है 7% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 100। सॉल्व कीजिएगा, 2 जीरो कैंसिल होगा, बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो पहले निवेश के लिए यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज 1120 रुपये होगा। दूसरे के लिए निकालेंगे तो दूसरा में यहाँ कंडीशन क्या रखा गया था कि आधा हो जाता है, अर्जित ब्याज का आधा हो जाता है, यानी कि दूसरा जो हमारा साधारण ब्याज निकलेगा दूसरे निवेश के लिए, ये 2 गुना हो जाएगा किसका, पहला जो साधारण ब्याज था उसका। तो ये 2 गुना 1100 क्या था हमारा, 20 था, तो ये हो जाएगा 2240। अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज को हम फिर से लिख सकते हैं PRT बटा में 100। अब यहाँ पर I2 हमें लिखना है 2240, जो कि अभी कैलकुलेट किया था। दर यहाँ पर मूलधन जो हो जाएगा आपका मूलधन, तो दूसरे केस में मूलधन नहीं पता है, मूलधन ही निकालना है। दर जो है दर वही रखा गया है, और अब समय कितना कर दिया 5 वर्ष, तो ये समय कर दिए 5 वर्ष बटा में 100। अब यहाँ से सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, P निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 35 और ऊपर में आ जाएगा 100 और इधर निकल करके आ जाएगा हमारा P। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आपको आंसर फाइनल मिलेगा P इज इक्वल्स टू 6400 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका। अभी अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी है। इसमें 4 के 4 सवाल आपको, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो एक आध दो सवाल इस तरह के रहेंगे ही जो कि टाइम लेंगे। यहाँ पर कौन से कथन सही हैं गलत है पूछा है, सबको हमें चेक करना होगा। x मीटर प्रति सेकंड की गति x इंटू 5/18 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। तो ये क्या बराबर है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है साथियों। जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये होना चाहिए था x इंटू 18/5, 18/5 होना चाहिए किलोमीटर पर आवर, गलत है ये। यदि कोई रेलगाड़ी अपना सामान्य गति के 5/6 रफ्तार से चलती है तो इसे 10 मिनट की देरी होती है। उस यात्रा को पूरा करने में रेलगाड़ी को सामान्यतः 40 मिनट का समय लगता है। अब इसको आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा तो 40 मिनट लगता नहीं है, 50 मिनट लगता है। मैंने सॉल्व करा, यहाँ लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसलिए। आगे देखिए, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। कार की गति मीटर प्रति सेकंड में, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इतना है कि नहीं ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा ये बताना है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये इजी है तो इसको आप चेंज कीजिए, 80 है आपका, और किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 5/18 करना होगा, और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको 200 बटा में क्या मिल जाएगा साथियों, 9। चलिए ये 40 और ये आपका 2 9 18, 4 5 20, 200 बटा 9। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा तो कितना लिख सकते हैं इसको, 22। हाँ बिल्कुल ये आ रहा है, ये सही है। उसी तरह एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पूरा करता है। उस व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटे में 7.2 है। इसको भी आपको चेक करना है, तो चेक कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है 600, समय दिया हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट को आप चेंज कर लेंगे सेकंड में तो क्या हो जाएगा आपका टाइम, 5 मिनट, ये हो जाएगा 300 सेकंड। 60 से गुना कीजिएगा तो उसके बाद में यहाँ पर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 600 मीटर। स्पीड यहाँ पर निकाल लेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 600 बटा 300, ये निकल जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर प्रति सेकंड स्पीड निकल जाएगा आपका। अब इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है।
2 मीटर प्रति सेकंड निकला, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, 18/5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36/5। तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, एक बचेगा फिर 0 लगेगा ना, तो 7.2 के समथिंग आ रहा है। तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। यानी कि एक जो ऑप्शन मिला हमें वो गलत मिला, दूसरा मिला गलत। अब यहाँ पर चेंज करने के लिए ये तो इजी है, घंटा को मिनट में बदलेंगे तो, और आपका जो है किलोमीटर को मीटर में बदलना, ये सब तो बेसिक चीज़ें आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर सी और डी जो विकल्प हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, अपने से सॉल्व जरूर करना है। कोई व्यक्ति 5% साधारण ब्याज पर ऋण लेता है और 1 वर्ष के बाद में 3,000 लौटाता है, 2 वर्ष के अंत में उसे देय धन चुकाने के लिए कितनी धनराशि देनी होगी। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। अब यहाँ पर दिक्कत होता है ना साथियों, यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आपका मूलधन लिया गया था वो तो यहाँ पर मेंशन ही नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश वाले में देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। देखिए कोई आदमी 5,000 लेता है 5% सिंपल इंटरेस्ट पर, और 1 साल के बाद 3,000 लौटाता है। हाउ मच ही वुड हैव टू पे इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज, जो बकाया है एट द एंड ऑफ 2 साल के अंत में कितना उसको पे करना होगा। देखिए हिंदी वाला में आधा अधूरा था, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले पहले 1 वर्ष के लिए यहाँ पर मूलधन क्या होगा, पहले साल के लिए पहले 1 साल में चुकाया, तो यहाँ पर मूलधन है इसका 5, दर है 5%। तो इसका हम लोग साधारण ब्याज अगर निकाले पहले साल में कितना हो रहा है, PRT/100 करके, तो ये हो जाएगा 1 साल का हम निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5×5 = 25, 250 रुपया आपको इसको देना होगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1 साल में। तो 1 साल के बाद इसका जो भुगतान करने वाला राशि होगा टोटल कितना देना होगा, 5,000 लिया था ये मूलधन, और इसका ब्याज हो गया 250, यानी कि 5250 रुपया 1 साल के अंत में देना था। लेकिन इसने दिया कितना, 5250 देना था 1 साल के अंत में, और इसने मात्र दिया है 3,000। तो 1 साल के अंत तक में इसका बकाया कितना रह गया साथियों, इसका बकाया रह गया, घटाएंगे यहाँ पर तो 2250 रुपया इसका दूसरे साल के लिए बकाया रह गया। तो जितना बकाया रह गया ये दूसरे साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए ये मूलधन बन जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए ये मूलधन का काम करेगा 2250। तो दूसरे साल का अगर हम निकालेंगे साधारण ब्याज, तो दूसरे साल का यहाँ पर मूलधन हो गया 2250, और यहाँ पर इंटरेस्ट है इसका 5%, और दूसरे साल के लिए 1 साल ले रहे हैं। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 112.50 के आसपास। अब यहाँ पर दूसरे साल के अंत में कितना देना होगा, दूसरे साल के लिए इसका मूलधन तो हो गया था 2250, और अभी आया 112 दशमलव समथिंग, इसको जोड़िएगा 2360 62 के आसपास आता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, और ये बिल्कुल करेक्ट प्रोसेस है। तो 2362 के आसपास में आता है, तो यहाँ पर हमें तीसरा मान के चलना होगा, और यही यहाँ पर करेक्ट आंसर भी है दिया हुआ। अब आते हैं हम लोग पहले सवाल में, और यहाँ से 5 सवाल रहेगा, इसको ध्यान से कीजिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि सुविधा थोड़ा सा कम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से। यहाँ पर देखिए निम्न तालिका में 2023-24 में 6 भिन्न भिन्न विद्यालय ए से एफ तक के 10+2 परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों, जिसमें बालक बालिका की संख्या दिया हुआ है, बालिकाओं का प्रतिशत दर्शाया गया लेकिन बालकों का दर्शाया नहीं गया है। तालिका में प्रदत्त डाटा के अनुसार आगे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमारा 10+2 में जो उत्तीर्ण है, ध्यान दीजिएगा ये 23 का है और इधर 24 का डेटा है। इसमें प्रतिशत सिर्फ बालिकाओं का दिया हुआ है, इसमें भी बालिकाओं का प्रतिशत दिया हुआ है, बालकों का प्रतिशत नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण विद्यार्थी देखिए स्कूल ए में 2023 में कितने पास हुए, 500 पास हुए, जिसमें से 46% जो हैं बालिकाएँ थी। अब टोटल 100% होता है, तो 46% जो हैं बालिकाएँ थी, तो यहाँ पर पुरुष कितने हो जाएंगे आपके, पुरुष हो जाएंगे आपके 9 में 4 जाएगा तो 5, 54% आप नोट कर सकते हैं सब में। अब यहाँ 42% महिलाएं हैं, तो यहाँ पर बालिकाएं हैं, तो बालकों की का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 में 42 घटाइएगा आप, तो कितना मिलेगा आपको, 10 में 2 जाएगा 8, और इधर 9 में 4 जाएगा तो 5, 58%। तो इस तरह से आप बालकों की प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। यहाँ भी 44% बालिकाएं पास की हैं 550 में 2024 में, तो यहाँ पर लड़के कितने पास हुए होंगे, 100 में से 44 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप कर लीजिएगा 56 के आसपास। उसी तरह यहाँ पर देखिए 50% महिलाएं पास किए हैं, महिलाएं नहीं बालिकाएं, तो बालक कितने पास किए हैं 50%। तो ये इजी है। अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। सभी 6 विद्यालयों ए एफ को मिलाकर वहाँ से
2024 में 10+2 में उत्तीर्ण करने वाले बालकों का औसत। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जल्दीबाजी में बहुत मिस्टेक हो जाता है। बालकों का औसत निकालना है हमें, ए से एफ 2024 का, तो ये 2024 का है हमारे पास डेटा। तो बालकों का हम यहाँ पर प्रतिशत निकालते हैं। ये टोटल संख्या है, हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं पहले स्कूल ए का, और ये हम लोग 2024 का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबका निकालेंगे, औसत निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, और जितना संख्या उससे डिवाइड करेंगे तो ये औसत निकलेगा। प्रोसेस सब पता है, लेकिन बस टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल ए में 550 है यहाँ पर टोटल, तो 550 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बालिकाओं की संख्या प्रतिशत कितना है, 44%। तो बालकों की प्रतिशत कितना हो जाएगा, बालकों का प्रतिशत हो जाएगा आपका 56, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 308 मिलेगा। उसी तरह से हम इसको चेक कर लेंगे, और डायरेक्ट अगर जल्दी करना है, स्कूल बी का हम निकाल रहे हैं संख्या बालकों का, तो 640 का 40% बालिकाओं के लिए है, तो 60% बालकों के लिए होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 6 चौका 24, 6 छक 36, 37, 38। अच्छा, कुछ गलत हो गया क्या, 640, 0 0 कैंसिल, 6 चौका 24 का 4, ठीक है, 384 हो जाएगा। इसी तरह से सबका निकाल लेना है। हम सी का भी निकालेंगे, डायरेक्ट भी करेंगे, तो 560 गुना 45 यहाँ पर बालिकाएं हैं, तो बालक कितने होंगे, बालक होंगे 55, तो डायरेक्ट आप निकालो 55%, और इसका हो जाएगा फिर आपका 416। फिर ई का भी निकाल लेना है उसी तरह से, यहाँ पर टोटल 800 कितना है, 840 में 45% बॉयज होंगे, क्योंकि 55% गर्ल्स हैं, तो इसका निकालोगे 480। सबको जोड़ोगे साथियों निकाल करके जैसा हमने बताया, तो 2244 आएगा संख्या, वो 3 बालकों की संख्या, और औसत निकालना है, 6 विद्यालय हैं, 6 से डिवाइड करना है, तो आपको मिलेगा 379। और इस तरह से ये सवाल बनेगा। इजी है, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन समय लग रहा है। अभी आगे देखें, कुछ कुछ सवाल इसमें इजी होंगे जो कि तुरंत बन जाएंगे। अब इस तरह के सवाल जब एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, जो डेटा लिख रहे हैं सही से लिखिएगा, ताकि 4-5 क्वेश्चन होते हैं तो आप बार बार कैलकुलेट ना करो, उसी को डायरेक्ट यूज करो। वर्ष 2023 में विद्यालय ए से उत्तीर्ण बालकों की संख्या का वर्ष 2023 में विद्यालय ई से उत्तीर्ण बालकों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो देखिए, 2023 में ए से उत्तीर्ण बालक भी ध्यान देना है, और बालिका। 23 में हमें ई का देखना है, और 23 में हमें ए का देखना है, बालक और बालिका। तो यहाँ पर देखिए 2023 का ये डेटा है हमारा, इसमें हम बालकों का देखते हैं। बालकों के लिए बोला है स्कूल ए का, तो स्कूल ए में बालकों का संख्या अभी हमने निकाला था, और नहीं निकाला था, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। टोटल है यहाँ पर 500, तो 500 का 46 तो बालिकाएं हैं, लेकिन बालकों का निकालना है। बालकों का प्रतिशत कितना हो जाएगा साथियों, 50 4 54 हो जाएगा, तो 54% निकालिए। इसको 2 0 2 0 कैंसिल होगा, 4 पच्चे 20, 5 पच्चे 25 और 2 27, 270 हो जाएगा। यहाँ पर स्कूल ए में बालकों की संख्या, बालिकाओं की संख्या हमें निकालना है ई में, निकालिए। स्कूल ई में यहाँ पर निकालते हैं, तो टोटल यहाँ पर 600 है, और बालिकाओं का प्रतिशत कितना पर दिया हुआ यहाँ पर 54%। ये रहा 54 बट्टा में 100, 2 0 2 0 कैंसिल करेंगे, 4 चौके 16, 5 छक 30 और 1, अच्छा 5 छक 30 और 2 था, 30 और 2 32, मिस्टेक किए। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 600 गुना में आपका हो जाएगा 54 है, और 100 ये कट जाएगा, 4 छक 24 का 4, 5 छक 30 और 2 32, 324। अब इनका रेशियो निकाल देना है। तो बालकों का स्कूल ए में, और स्कूल ई में बालिकाओं का, गर्ल्स का, और ये था बॉयज़ का। रेशियो निकाल लेंगे तो आप 270 बटा में 324 करना होगा। इसको काट छाँट कीजिएगा तो 5/6 यानी कि 5:6 मिलेगा। 5:6 यहाँ पर मिल जाएगा आपको इस तरह से। अभी आगे देखते हैं। विद्यालय एफ के लिए वर्ष 2024 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या वर्ष 2023 में उत्तीर्ण बालकों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये प्रतिशत वृद्धि वाला भी फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे भी सवाल आते हैं और इसी टॉपिक से। अब देखिए, विद्यालय एफ में हमें 2024 में जो बालकों की संख्या है उसका 2023 में बालकों की संख्या से कितना अधिक है ये हमें निकालना है। तो 2024 और 23 का हम लोग पहले कैलकुलेट कर लिए हैं, उसका यूज़ करेंगे, या फिर फ्रेश आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। 2024 में हम निकाले अगर स्कूल एफ में बालकों की संख्या, तो ये हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। स्कूल एफ का बालकों का संख्या यहाँ पर कितना निकाल लिए थे, 480। अगर फिर से कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि शुरू में ही हमने निकाला था। और यहाँ पर बालकों का निकालेंगे 2023 में, 2023 में निकालेंगे स्कूल ऐप में। तो यहाँ पर कितना है, 650 है, और बालिकाएँ 50% है, तो बालक भी 50 हो जाएगा। इसको भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5 पच्चे 25, 6 पच्चे 30 और 2 32, 325। अब देखिए, ये निकल गया स्कूल एप का बालकों का, और ये स्कूल
ऐप, हाँ स्कूल ऐप का 2023 का। अब हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालिए, कितना वृद्धि हुआ, ये हो जाएगा आपका 480 माइनस 325 बटा में 325। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.4769। परसेंटेज में चेंज कीजिएगा 100 मल्टीप्लाई करके, तो ये आपको मिलेगा 47.7। सारा प्रोसेस मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सुविधा कम नहीं, तो 47.7 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो ये वाला सवाल 47.7। अब इसी से यहाँ पर सेम सवाल है आपको, देखिए वर्ष 2024 में सभी 6 विद्यालयों से उत्तीर्ण बालिकाओं की औसत संख्या वर्ष 2023 में विद्यालय ए से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, ये बताना है। तो उसको भी सेम कर लेना है उसी टाइप से। अब यहाँ पर 2023-24 में केवल कितने विद्यालयों में परीक्षा में उत्तीर्ण बालकों की संख्या 300 से अधिक है। अभी हमने सबका संख्या निकाला था बालकों का, 2024 का पूरा निकाल लिया था, उसी तरह 23 का पूरा निकाल लेना है। काउंट करना है कि 300 से अधिक किन की संख्या, कितने स्कूलों में संख्या है बालकों का, सर काउंट करके यहाँ पर बता देना है आपको जो भी। तो ये पूरा का पूरा 50 प्रश्न आपने देखा साथियों, जिसमें से टॉपिक आपको पता चल गए होंगे, किन किन सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये पता चल गए होंगे, और किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस लेवल का हमें तैयारी रखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देंगे और मेहनत से बनाए हैं। कंटिन्यू वीडियोज़ अगर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अच्छा खासा मेहनत लग जाता है 1-1.5 घंटा रिकॉर्ड करने में। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, बने रहिएगा साथ में। धन्यवाद दोस्तों, जोहार।